हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीटेट परीक्षा 2026 हेतु विगत वर्ष 2023 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। इससे पहले हमने 24 जनवरी 2023, 25 जनवरी 2023 और 3 फरवरी 2023 के पेपर 1 और पेपर 2 के सभी CDP के प्रश्नों को देख लिया था। आज हमारा जो है पेपर व्याख्या सहित सॉल्व पेपर 20 अगस्त 2023 का होने जा रहा है। यह पेपर 2 कक्षा 6 से 8 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। मित्रों, आप आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। आज जो है 16 से 30 तक प्रश्न दिया गया है, क्योंकि इससे पहले हम जो है 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्नों को देख लिया था। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, जिसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। ए में है समझ की अग्रवर्ती गहनता, बी में है सीखने की तेज गति, सी में है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, डी में है शारीरिक विकास की तेज गति। तो कूट दिया गया है। 1 में है बी, सी और डी, 2 में ए और बी, 3 में है बी और सी, 4 में है ए, बी और सी सही है। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा 2, ए और बी, यानी समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति। यह दोनों जो है क्षमता, यह दोनों जो विशिष्टता है, यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में जो है गहनता से देखने को मिलता है, जो अन्य विद्यार्थियों से उसे भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है 2, ए और बी सही है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, जिसमें दिया गया है श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1 में है बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। 2 में श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। 3 में है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। 4 में है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा 4, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, जिसमें दिया गया है रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, यानी नकारात्मक प्रश्न पूछा गया। 1 में है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। 2 में ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। 3 में शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। 4 में ज्ञान व्यक्तिपरक है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है 1, कि प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, यानी नेगेटिव है। इसलिए प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है 1। जबकि ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। और ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, यह भी कथन सही है। तो नकारात्मक कथन यह है, इसलिए नकारात्मक प्रश्न का सही उत्तर 1 है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, जिसमें दिया गया है जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। 1 में उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने में हतोत्साहित करके, 2 उसे उत्तर प्रदान करके, 3 है उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, 4 है उसे मंथन करने और विचार कर उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा 4, कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन को या किसी अन्य छात्र को उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से जो है बच्चों के
जो है मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है और जो है स्वतंत्र रूप से बच्चा सोचने में तत्पर होता है। प्रश्न करने, पूछताछ करने, बहस करने और अवधारणाओं पर पहुंचने या नए विचार बनाने के अवसर प्रदान करना चाहिए हर बच्चे को के बीच। आइए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि एक में ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। 2 है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। 3 में है शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। 4 में शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, उन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा 1। ऐसा करने के लिए एक सुविधा वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी का ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डेस्क पर केंद्रित होता है। यानी माध्यमिक कक्षाओं में जो है अधिगम के लिए कौन सा वातावरण अनुकूल होता है। 1 है प्रतिस्पर्धी लोकाचार, 2 है अनुबंधन और पुनर्बलन, 3 है सहकारी अधिगम, 4 है सजा और शर्मिंदगी के डर। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा 3 सहकारी अधिगम। यानी किसी भी विद्यालय में जो है सहकारी अधिगम, जहाँ बच्चे असंख्य बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ सहकारी अधिगम विधि से पढ़ाया जाता है। इस तरह के जो है बच्चे एक दूसरे की सीखने में मदद करते हैं। यह एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया होती है जिसमें एक जैसी योग्यता के जो है बच्चे समूह बनाकर एक ही उद्देश्य को पाने का प्रयास करते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, जिसमें दिया गया है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ाना सिखाया जा सकता है। 1 है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, 2 है प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, 3 है उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, 4 है उन्हें अन्य विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है 2 प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण जो है एक ऐसी विधि है जिसमें जो है समस्त मानवीय ध्वनियों का अध्ययन करती है। तो प्रश्न संख्या 22 का जो है सही होगा 2। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, जिसमें अभिकथन और जो है कारण दिया गया है। तो दिया गया है अभिकथन ए में जो है देखते हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। कारण आर है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। यह कारण भी सही है, तो इसलिए इसका कूट देखते हैं। ए और आर दोनों गलत है, 2 में ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 3 में ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 4 में ए सही है परंतु आर गलत है। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है 2 कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्योंकि शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों में जो विशेष जातीय समूहों के बारे में जो है रूढ़िवादिता जो है इसको तोड़ने के लिए एक उसे कड़ी मेहनत करनी होती है। और शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि बच्चों का समालोचनात्मक चिंतन जो है विकसित हो और आत्मचिंतन विकसित हो, ताकि वह अपने क्षेत्र में कुछ नया कर सके। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, जिसमें दिया है महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन में क्या अंतर है। 1 में है महारत लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। 2 में है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 3 में दिया गया है, देखते हैं कोट इसका जो है कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और जो है कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं,
जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। 4 में महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और जो है मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 24 का सही उत्तर होगा 3। यानी महारत लक्ष्य और जो प्रदर्शन लक्ष्य में अंतर है कि महारत लक्ष्य जो है वह अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने के लिए केंद्रित होता है, क्योंकि जो मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग होता है इसमें जो है व्यक्ति को या बच्चों को जो है उसमें किसी भी समस्या में जो है नैदानिक तौर पर सुधार करने की जो है क्षमता विकसित हो जाती है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो होता है वह उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होता है। इसलिए प्रश्न संख्या जो है 24 का सही उत्तर है 3। प्रश्न संख्या जो है 25 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। 1 है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, 2 है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, 3 है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, 4 है शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा 3, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। यह आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है एक उदाहरण है, क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरणा ऐसी अभिप्रेरणा होती है जो मनुष्य के जो है अंदर से उत्पन्न होती है, यानी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह जो है हतोत्साहित होता है। इसलिए जो है वाद्य यंत्र बजाना व्यक्तिगत आनंद के लिए यह जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, जिसमें दिया गया एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करते हैं। एक अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बी में शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी में एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, डी में स्वयं प्रश्न पूछते हैं। तो इसका कूट दिया है, ए में है बी, सी और डी, 2 में ए, 3 में है बी और सी, 4 में है बी और डी। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा ए, यानी बी, सी और डी। यानी शिक्षक से वह अत्यधिक प्रश्न पूछते हैं, यानी बार बार वह किसी चीज़ को, किसी समस्याओं के बारे में जो है पूछते रहते हैं, और एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। ये तीनों जो है कथन बिल्कुल सत्य है। इसलिए एक प्रगतिशील कक्षा में जो है विद्यार्थी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। ऐसा करने से जो होता है बच्चों का जो अनुभव बढ़ता है और जो वह अधिगम करने पर अधिक जोर देते हैं। प्रश्न संख्या जो है 27 में दिया गया है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। 1 है जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान, 2 है जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान, 3 है जेंडर स्थिरता प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान, 4 है जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। तो प्रश्न संख्या जो है 27 का सही उत्तर होगा 4, यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, और यह जो है इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता तक में भी जो है सीखा जाता है। प्रश्न संख्या जो है 28 देखते हैं, जिसमें दिया गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा, यानी कैरल गिलिगन जो है एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है इसकी आलोचना किया था। तो 1 है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है, 2 है वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है, 3 है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है, 4 है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा 4, कि नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। मित्रों, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है इसमें जो है स्त्रियों यानी लड़कियों की जो है क्षमताओं को, उसकी मानसिक जो है परिपक्वता को उपेक्षा करने की जो है आलोचना की गई है। प्रश्न संख्या जो 29 देखते हैं, जिसमें दिया गया है बुद्धि के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। यह बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है,
2 है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती। 3 है बुद्धि आनुवंशिक कारकों पर प्रभावित नहीं होती। 4 है बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा 2। बुद्धि जो है बहुआयामी है और इसे समय के साथ बदल सकती है, क्योंकि जो है बुद्धि वह मानसिक शक्ति होती है जो वस्तुओं या तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा जो है तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। तो प्रश्न संख्या जो है 29 का सही उत्तर है 2। प्रश्न संख्या जो 30 देखते हैं, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो प्रश्न 1 में दिया गया है ले वाइगोत्स्की, 2 में है चार्ल्स स्पीयरमैन, 3 में हार्वर्ड गार्डनर, 4 में है जीन पियाजे। तो प्रश्न संख्या जो है 30 का सही उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर जो है सामान्य बुद्धि अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का जो है एक वैकल्पिक सिद्धांत यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने माना कि जो है बुद्धि जो है मनुष्य में एक प्रकार के नहीं बल्कि बहुकारकीय होता है और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने जो है बुद्धि के जो है 8 प्रकारों का उल्लेख किया, जिसमें पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गति बुद्धि, 5वां है सांगीतिक बुद्धि, 6ठा अंतः पारस्परिक बुद्धि और 7वां है अंतः व्यक्तिक बुद्धि और 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि। मित्रों, हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, इसमें सभी बुद्धि के जो है प्रकार जो है और किसमें यह बुद्धि पाई जाती है, इसे विशेष तौर पर जो है डिटेल्स से एक कक्षा ला करके आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत की जाएगी। इसलिए आपसे आग्रह है जो है आप हमारे आदर्श एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज की कक्षा यही समाप्त होती है, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।